जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से ये स्पेशल वीडियो जो है हम आपके लिए लेके आए हैं। बेसिकली ये लर्निंग के सिलसिले की वीडियो है, जिसमें हम आगे चल के और भी वीडियोज़ जिसके अंदर ट्रेनिंग और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और बाकी जो ट्रेनिंग्स है उसका सिलसिला करेंगे। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में एक नॉलेज शेयरिंग की वीडियो है, जिसके अंदर हम ईटीएफ्स को बिलखुसूस और बिलअमूम जो है ओवरऑल जो ईटीएफ्स के बारे में एक लिमिटेड नॉलेज है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखें तो ईटीएफ्स एक न्यू प्रोडक्ट है। लोग म्यूचुअल फंड से वाकिफ़ हैं, लोग स्टॉक मार्केट से वाकिफ़ हैं, लोग बाकी जो एसेट क्लासेस हैं शायद उनसे भी वाकिफ़ हैं, लेकिन ईटीएफ से बहुत ज़्यादा वाकफ़ियत नहीं रखते। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम ये समझ सकें कि ईटीएफ्स होते क्या हैं बेसिकली, और ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है, ईटीएफ्स किस तरह से बेसिकली ट्रेड होते हैं, और उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं ज़रा उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में कौन-कौन से ईटीएफ्स हैं, उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। उनकी वेबसाइट पे जाके उनके जो डिफरेंट जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, कंप्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे। अ, और लेकिन जो सबसे पहले है वो हम ग्लोबल स्नैपशॉट पे भी नज़र डालेंगे, क्योंकि ईटीएफ्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो न्यू प्रोडक्ट हो सकती हैं, लेकिन इंटरनेशनली या ग्लोबली ये जो है बहुत पुरानी प्रोडक्ट्स हैं, और ये बहुत पहले से इसके बारे में लोग जानते आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आप तक जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और जो हमारी ये जो कोशिश होती है कि हम कुछ जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ एसेट क्लासेस से हो, जिसमें फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कह लें या फिनांस से रिलेटेड जो एक एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, उससे रिलेटेड हम बातचीत करें। और आल्दो प्राइमरीली फोकस हमारा जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है, चूँकि वो हमारी प्राइमरी आईडी ऑडियंस इस चैनल पे रही हैं, तो डेफ़िनेटली दे दैट्स आवर प्राइमरी फोकस। लेकिन उसके बाद जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम शेयर करते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए अवेलेबल है, अगर चाहें तो वहाँ पे भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंट अपडेट्स होती हैं और जो रेगुलर हैपनिंग्स होती हैं लोकल और ग्लोबल, वो भी हम डिस्कस करते भी हैं। चैट ग्रुप अलग से डिस्कशन ग्रुप भी है। वीडियोस अच्छी लगें तो आप लाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं जी कि ईटीएफ होते क्या हैं। ईटीएफ की जो डेफिनेशन हमने इन्वेस्टोपीडिया से हमने देखी, हमें जो मिली या जो मुख्तलिफ की जाती है वो ये है कि ईटीएफ्स जो हैं वो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड से ये इस लिहाज से ये डिफरेंट हो जाते हैं कि ये ट्रेडेड फंड्स हैं, नंबर 1, जिसके अंदर एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है वो डाली जाती है। यानी एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, और वो सिक्योरिटीज़ इटसेल्फ भी ट्रेड हो रही होती हैं, लेकिन वो इस बास्केट के अंदर या इस बकेट के अंदर जब डाल दी जाती हैं तो ये बकेट इटसेल्फ जो है वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रही होती है, जस्ट लाइक एक इंडिविजुअल स्टॉक जिस तरह से ट्रेड हो रहा हो। सो आप ये समझ लें कि 5 या 6 स्टॉक्स को मिक्स करके एक ईटीएफ बनाया जाता है। ये डिफरेंट डिपेंड करता है उस फंड जो भी मैनेजमेंट कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आगे चल के हम देखेंगे कि कौन-सी कंपनी या जो जो फंड मैनेजर्स हैं, कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टेक्निकली जो बोलना चाहिए वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ जो हैं, उनके जो फंड्स हैं वो किसी में डिफरेंट नंबर ऑफ फंड्स होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। वो उसके हिसाब से जो है वो अपना फंड बनाते हैं जिसके अंदर 5, 10, 6, 9 व्हाटएवर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हैं, सिक्योरिटीज़ मीन डिफरेंट स्टॉक्स हो सकते हैं। वो उसमें आप आईटी की कंपनीज़ शामिल कर लेते हैं। ग्लोबली होता ही है कि ईटीएफ जो है वो सर्टेन बनाया जाता है, सर्टेन एसेट क्लास का बनाया जाता है, या फिर सर्टेन कह लें कि सेक्टर्स के बेस की सिक्योरिटीज़ का बनाया जाता है। पाकिस्तान में ये फैक्टर बिल्कुल न्यू है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको देखना। और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मार्केट में या इवन इन्वेस्टर्स के पास अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। हमारी भी इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, और इसलिए हमें काफ़ी इधर-उधर रिसर्च करके इकट्ठा करना पड़ा, काफ़ी सारे मटेरियल टू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर जो है वो कैसे जो है एक बेहतर फ़ोकस किया जा सकता है, या इससे कैसे एक बेहतर रिटर्न लिया जा सकता है। ईटीएफ शेयर्स जो हैं वो प्राइसेस जो हैं वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इस लिहाज से कि जो ईटीएफ्स की प्राइसेस हैं वो चूँकि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं, तो वो सारा दिन जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे-जैसे उसकी प्राइस सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से उसकी प्राइस, किसी स्टॉक की प्राइस फ्लक्चुएट होती है,
सिमिलर वे जो है ईटीएफ की प्राइस सारा दिन फ्लक्चुएट हो रही होती है बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। जो भी कोई खरीदार है या कोई बेच रहा है या कोई सेल कर रहा है, इन कंट्रास्ट टू जो म्यूचुअल फंड्स है, चूंकि म्यूचुअल फंड्स की प्राइस एंड ऑफ द डे आपको बता दी जाती है कि आज की ये प्राइस थी और ये इसका नेव है, आई नेव है, वट एवर इट इज़, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू ईटीएफ आप देखेंगे कि सारा दिन जो है वो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है और उसकी आप उसको देख भी सकते हैं। वो आगे चल के हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसको मज़ीद देखेंगे। फ़िलहाल हम इसका जनरल आइडिया समझना चाह रहे हैं। अच्छा, ईटीएफ्स में सब तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जिसमें स्टॉक्स आ जाती हैं, कमोडिटीज़ आ जाती हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, इवन सम ऑफर यूएस होल्डिंग्स ओनली। तो वो जो है वो इंटरनेशनल जो है वो हो सकती हैं, लोकल स्टॉक्स हो सकते हैं, यूएस स्टॉक्स हो सकते हैं, पाकिस्तान स्टॉक। तो वो एक बकेट बनाई होती है यूजुअली, क्योंकि ये यूएस स्टॉक्स में अगर फॉर एग्जांपल आप बात करें, अगर यूएस ईटीएफ्स की बात करें तो आपको याद होगा कि इवन बिटकॉइन और क्रिप्टो के भी कुछ ईटीएफ्स लॉन्च किए गए थे बैक, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 21, तो मार्च 21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इवन बिटकॉइन और उसके भी ईटीएफ्स एक लॉन्च किए गए थे नस्दाक पे और बाकी जो एक्सचेंजेस थी। सो ये किसी भी बेसिकली एसेट क्लास को कंबाइन करके बनाए जा सकते हैं, सेक्टर्स की बेस पे बनाए जा सकते हैं। यूएस में यूजुअली सेक्टर बेस्ड या कमोडिटीज बेस्ड, इवन बॉन्ड्स के ईटीएफ्स भी होते हैं। पाकिस्तान के लिए ये सारे फैक्टर्स न्यू हैं, पाकिस्तान में बिल्कुल ये न्यू एंट्री है। अगर बात करें ईटीएफ्स की तो ये बेसिकली लो एक्सपेंस रेशियोज़ हैं, चंद ब्रोकर्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो कमीशंस जो हैं वो भी कम होते हैं। इसको हम जब कंपैरिजन में जाएँगे तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इसके बाद जो है वो हम नज़र डाल लेते हैं जो एक ग्लोबल स्नैपशॉट है। ये ग्लोबल स्नैपशॉट है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो इस वक़्त जो ईटीएफ्स का टोटल वॉल्यूम है वो $10.02 ट्रिलियन है, ग्लोबल जो मार्केट है, व्हिच इज़ ह्यूज। अगर इसकी बात करें कि नंबर ऑफ कितने एक्सचेंज ईटीएफ्स हैं तो इस वक़्त तकरीबन 8,552 जो ग्लोबल ईटीएफ्स हैं वो वर्ल्ड वाइड इस वक़्त ट्रेड हो रहे हैं एक्सचेंजेस पे, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे। द एसपीडीआर एस&पी 500 जो है वो बेसिकली वो लार्जेस्ट ईटीएफ है दुनिया का। मार्केट कैपिटलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में एसपीडीआर जो है 378.11 बिलियन यूएसडी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो दैट्स ह्यूज अगेन। अगर हम अच्छा देखें, ये इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा, अगर आप इसको स्नैपशॉट को ज़रा गौर करें तो ये इतनी बड़ी ग्लोबल मार्केट है और पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल एक न्यू प्रोडक्ट है। ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडर्स के लिए ये बिल्कुल एक न्यू एस्पेक्ट है जो अभी स्टार्ट हुआ है। आई बिलीव कि 2020 में कुछ फंड्स हैं, वो हम जब इंशाल्लाह फंड्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम देख भी लेंगे। आप ज़रा ग्लोबल राइज देखें, 2003 के अंदर आपको मिलते हैं 200 ऑलमोस्ट 204 बिलियन के जो है वो एसेट होते हैं 283, और ये राइज चलता चलता इस वक्त 10.02 ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर खड़ा है। ये अगर आप 2021 का डाटा है। अगर हम इसको पीछे देखें तो ये ऑलमोस्ट 7.736 ट्रिलियन से, यानी ऑलमोस्ट रफली अब कुछ नहीं तो 2.3 ट्रिलियन जो है वो रफली बढ़ा है पिछले एक साल, यानी 20 से लेके 21 के दरमियान में एक साल के अंदर 3 ट्रिलियन इस मार्केट के अंदर बेसिकली इजाफा हुआ है। आगे की फोरकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ब्लैक रॉक की एक रिपोर्ट हमारी नज़र से गुजरी थी और ख्याल ये किया जा रहा है कि ये जो 21 में इस वक्त 10 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी है मार्केट, ये 12 ट्रिलियन और 14 ट्रिलियन बाय 2024 हो जाएगी। तो अगेन पोटेंशियल आप देखें, इसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। रीजंस बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, वो जो कि हमने बताया कि म्यूचुअल फंड से एक तो कंट्रास्ट नज़र आता है, दूसरा स्टॉक्स आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। अच्छा, ईटीएफ्स बाय रीजन अगर आप देखें तो आप हैरान होंगे कि एशिया पैसिफिक बहुत पीछे है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो एशिया पैसिफिक सबसे पीछे है, यूरोप दूसरे नंबर पे पीछे है। सबसे ग्लोबल का तो आपको देख सकते हैं अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिकन जो मार्केट्स हैं वहाँ पे आप देखें कितना ह्यूज वो है, यानी कि वहाँ पे अडॉप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। ऑल्दो यूरोप उसके पीछे है और उसके बाद एशिया पैसिफिक आता है।
तो ये एक आपको एक अडॉप्टेबिलिटी का एक फैक्टर यहाँ पे आपको नज़र आता है कि कितना पेनिट्रेशन है या इस मार्केट में अभी कितनी अडॉप्टेबिलिटी है, और इससे यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली इस मार्केट को ग्रो करना है और हम इसी एरिया में कहीं पे फॉल करते हैं डेफिनेटली। कंपैरेटिव फीस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये वो पहला फैक्टर है प्रोबेबली जो डिफरेंट इक्विटीज़ के जब हम बात करते हैं ईटीएफ की वर्सेस म्यूचुअल फंड्स और वर्सेस बाकी जो एसेट क्लासेस हैं, तो उसके अंदर आप देखें कि जो एक्टिव इक्विटी का जो है, ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये उसकी जो कह लें कि जो एक्सपेंस रेशियो कह लें, इसको 1.3% यानी कि या 1.28%, और ये जो था वो ग्रेजुअली हम रीसेंट फिगर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं जनाब। जो रीसेंट मोस्ट फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो एक्सपेंस है, जो एक्टिव इक्विटी है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1.28% के ऊपर खड़ा है। अगर हम बात करें ये जो येलो एक्टिव एफआई है उसके ऊपर 0.72% है। एक्टिव ईटीएफ इक्विटी जो है उसके ऊपर जो है वो, अगर आप ये एक्चुअली इस पर्पल लाइन के बिल्कुल पीछे है, सो आप देखें वहाँ पे जो है ये तकरीबन ये 0.22% है। सो ये सिनेरियो है बेसिकली। अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली इसकी कॉस्ट, आप कह लें कि या कॉस्ट ऑपरेशन या एक्सपेंस, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, वो बहुत कम है कंपैरेटिव टू अदर जो एसेट क्लास हैं, जो अदर फोकस होता है, या जो अदर जितनी भी ट्रेड्स आप ले रहे होते हैं इक्विटीज़ में, उनके कंपैरेटिवली। ये एक छोटा-सा कंपैरिज़न है ईटीएफ्स का म्यूचुअल फंड्स से जो है, इसको हम थोड़ा-सा पर्सनल पर्सपेक्टिव में देखा था। इसके अंदर आप देखें कि अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें या की जाए, तो म्यूचुअल फंड्स में भी आपको मिलती है, ईटीएफ्स में भी मिलती है। ये चीज़ आपको स्टॉक्स में नहीं मिलती। आपको पता है कि स्टॉक्स में तो आपको वो पूरा स्टॉक्स या तो लॉट खरीदनी है, या वो ऑड लॉट खरीदेंगे, या जो भी आप खरीदेंगे। हाउएवर यहाँ पे ईटीएफ्स में आप जो है वो बेसिकली जो एक कुछ कहते हैं कि पोर्शन ऑफ स्टॉक्स का है, वो आप खरीद रहे होते हैं बेसिकली। क्योंकि आप ईटीएफ की जो अब नेव पे जाएँगे, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को मज़ीद नोट करेंगे कि कैसे एग्ज़ैक्टली हो रहा होता है। अगर ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग की बात करें, ये ट्रेडिंग ईटीएफ्स में आप स्टॉक्स इन पे जाएँ, आप ट्रेड करें। वहाँ पे अब जो मैंने जब हम मैं इस पूरी वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे बाकायदा आप जो है वो बन चुका है, एक सेक्टर बन चुका है ईटीएफ्स का। जस्ट लाइक आप जाएँ सेक्टर्स में जाएँ, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ईटीएफ्स का सेक्टर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, अब वो वहाँ पे मिल जाएँगे। सो इट इज़ वेरी ईज़ी। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप खरीदेंगे या बेचेंगे। आप एक्सचेंज पे डायरेक्टली खरीद और सेलिंग उस तरह से कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ जो है, मैनेजमेंट की बात करें, ईटीएफ्स की मैनेजमेंट पैसिव है, म्यूचुअल फंड्स की एक्टिव है। ऑल्दो मैं इस पे थोड़ा-सा मेरे ख्याल में डिपेंड करता है टाइम होराइज़न पे और कैसे आप देख रहे हैं। बट स्टिल ईटीएफ्स जो है पैसिव है डेफिनिटली एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि यहाँ पे फंड्स मैनेजर कंटिन्यूअसली जो है वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वो जो भी उनकी बैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग का, या जो भी उनका स्केड्यूल होता है, उसके हिसाब से कुछ फंड्स जो हैं वो मंथली करते हैं, कुछ क्वार्टरली करते हैं। वो अपनी रीबैलेंसिंग या रीएडजस्टमेंट जो भी उन्होंने होती है, स्टॉक्स जो उसके बकेट के अंदर होते हैं, उसको कुछ को निकाल देते हैं, कुछ को डाल लेते हैं। वो जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। वो आगे चल के हम इंडिविजुअल फंड्स के ऊपर देखेंगे, क्योंकि हर वो फंड्स जो है वो डिफरेंट तरीके से मैनेज कर रहा होता है। मैनेजमेंट फीस की बात करें तो ईटीएफ्स की ओवरऑल मैनेजमेंट फी कम है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स के जो है। इसके अलावा नेव पब्लिकेशन की बात करें, जो कि प्राइस होती है सिंपल वर्ड्स में, जो उस फंड की है, तो ईटीएफ्स की जो है वो इंट्राडे होती है, यानी वो सुबह से लेके शाम तक वेरी कर रही होती है, और फिर एक एंड ऑफ द डे आ जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की आपको प्राइस जो मिलेगी, वो एंड ऑफ द डे ही मिलती है। यूजुअली उसके अंदर पूरे दिन के अंदर उसके अंदर क्या हुआ आपको नहीं होता। सो बेसिकली ये ट्रेड हो रहा होता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक ए ट्रेडिंग। आपको जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो होती है। उम्मीद है कि इस कंपैरिज़न से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या ईटीएफ्स में जाना चाहिए। मज़ीद हम देखेंगे आगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो इस फंड्स को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको एक ईटीएफ की बजाय दूसरा ईटीएफ, यानी कि अगर आपके पास ए, बी, सी या डी इस तरह से 4 ईटीएफ्स के ऑप्शन हैं, तो आपको ए किस क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए, और बी क्यों चूज़ करना चाहिए, या सी क्यों चूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी। सो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ईटीएफ सेलेक्ट करते हुए आपको
मद्देनज़र रखना चाहिए और आपको कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले तो उसके अंदर वॉल्यूम होता है, चूँकि ये ट्रेडेड फंड है तो ज़ाहिर-सी बात है अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो ये उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे। मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च की है, जो मेरी रिसर्च इसके ऊपर मैंने ढूँढा है, ये जो मेरी समझ में आया है, जितने भी बेसिकली ट्रेडेड फंड्स हैं अ, उनके पीछे डेफ़िनेटली वो एक इश्यूइंग अथॉरिटी होती है और दरमियान में एक मार्केट मेकर होता है। अब मार्केट मेकर का जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है। मार्केट मेकर का ये रोल है कि वो जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी, मतलब वो बाय भी करेगा और वो सेल भी करेगा। सो ऑल द टाइम मार्केट मेकर इज़ अवेलेबल देयर इन एक्सचेंज, जो बाय और सेल करने के लिए अवेलेबल है। सो डेफिनिटली उसकी प्राइस आपको मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होगी, लेकिन वो आपको ये नहीं होगा कि मार्केट में बायर नहीं है जी, मार्केट में सेलर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दोनों साइड पे वो मार्केट मेकर जो है वो अवेलेबल होगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का कि बाय भी कर सकें आप और सेल भी कर सकें। सो दैट इज़ एनेबलिंग। सो उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं इसको रखता हूँ तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। व्हेन आई एम सेलेक्टिंग एन ईटीएफ, क्योंकि बेसिकली मार्केट मेकर वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मुझे लिक्विडेट करने हैं अपने फंड्स को या जो मेरी होल्डिंग्स हैं तो वो इमीडिएटली मैं लिक्विडेट कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे बाय करनी है तो मैं बाय भी कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट मेकर अवेलेबल है वहाँ पे एज ए मीडिएटर। नॉट अगर कोई और इंडिविजुअल, मतलब मेरी तरह का कोई इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं है और वो बाय और सेल नहीं कर रहा, तो मुझे मार्केट मेकर की सूरत में वो पर्सन या एंटिटी अवेलेबल है जो बाय और सेल में मेरी हेल्प कर रही है। सो वॉल्यूम तकरीबन वहाँ पे जाके इस जब ये फैक्टर इन होता है तो वॉल्यूम वहाँ पे जाके थोड़ा-सा वॉल्यूम वाला फैक्टर मेरे ख्याल में उसको मैं लो वेटेज दूँगा या लो कंसिडरेशन रखूँगा। दूसरा जो है वो की फैक्टर जो कंसीडर करने वाला होता है जब आप ईटीएफ को सिलेक्ट करें, वो मेरे ख्याल में एक्सपेंसेस का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो कि फंड्स की जो है वो डिफ़र करती भी हैं, और जब हम फंड्स को देखेंगे तो वहाँ पे जाके हमें क्लियरली आइडिया हो भी जाएगा। डिफरेंट फंड्स की जो मैनेजमेंट है उनकी फ़ीस जो है वो डिफरेंट होती हैं, और फंड्स जो हैं वो डेफ़िनेटली जो ईटीएफ्स हैं एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, इनकी कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डेफ़िनेटली कम होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम म्यूचुअल फंड्स के से कंपेयर करते हैं। उसके अलावा एक और फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं, वो जब आप यानी वॉल्यूम वो देख लेते हैं, एक्सपेंस भी देख लेते हैं कि किसके एक्सपेंसेस कम है, उसके बाद आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस होती है, ऑफ कोर्स आपके पास फ्यूचर का तो आपको फोरकास्ट ही होती है, गेस होता है, रफ गेस होता है, बेस्ट गेस हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि पास्ट की परफॉर्मेंस को देख के आप फ्यूचर को गेज कर रहे होते हैं, तो वो आपने देखना है कि इस इन फंड्स की बैक परफॉर्मेंस कैसी रही है, इनकी होल्डिंग्स जो हैं वो कैसी हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में होल्डिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बेसिकली वो जो फंड है वो होल्ड क्या कर रहे हैं, वो कौन-सी इक्विटीज़ हैं, इक्विटीज़ यानी कौन से स्टॉक्स या स्क्रिप्ट्स को वो होल्ड कर रहे हैं, और वो बैलेंसिंग कब करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर उन चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली डायरेक्टली होल्डिंग से लिंक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ईटीएफ के अंदर टीआरजी होल्डिंग है और लक होल्डिंग है, इसी तरह से उन्होंने होल्ड किया, उन्होंने उनके मतलब फंड के अंदर ईटीएफ के अंदर जो है वो एवेंशन शामिल है, सिस्टम शामिल है, ईएफईआरटी शामिल है, एंग्रो शामिल है। तो उसकी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू उस फंड के जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक शामिल है या वो कंपनीज़ शामिल है जो शायद अच्छा गिविंग नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो आपको डेफ़िनेटली इसका आइडिया हो जाएगा कि इस फंड की परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू इस दूसरे फंड के डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा उनकी बैलेंसिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी और आखिरी जो लास्ट फैक्टर आपको कंसीडर करने वाला है वो कमीशंस का है, कि कमीशन जो है वो कितना लेते हैं, कौन से ईटीएफ का कमीशन कितना है, वो हम जब इंशाल्लाह ईटीएफ पे जाएँगे तो वहाँ पे जाके हम इसको मज़ीद अभी देख भी लेते हैं। उससे इंडिविजुअल ईटीएफ पे जाने से पहले मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये एक स्क्रीनशॉट लिया था, जो सब लोगों के पास जो है वो तकरीबन सेम टूल है जिसके ऊपर वो ट्रेड करते हैं। आप अगर सेक्टर वॉच में जाते हैं जब जिसके अंदर, तो आप देखेंगे ट्रेड कास्ट का जो टूल है उसके अंदर जाएँ सेक्टर वॉच में, तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे देखें जेएस मोमेंटम फंड है, ईटीएफ है उसका, मीज़ान का है, इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, एनआईटीजी का है, इसके अलावा यूबीएल का है, तो ये सारे हैं।
ये जिस दिन का मैं आपको ये स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये उस दिन की बेसिकली बाय और सेल की प्राइसेस का आपको आइडिया हो रहा होगा, डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर उस दिन का जो टोटल वॉल्यूम है वो भी आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं मीज़ान का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, नेशनल बैंक का नॉट गुड, एनआईटीजी का वॉल्यूम भी अच्छा है, जेस का वॉल्यूम नज़र ही नहीं आ रहा। बाय और सेल की प्राइसेस आप देखें, ये बिल्कुल लाइव प्राइसेस चल रही हैं। आप देखें अपर कैप भी आपको नज़र आ रहा होता है, लोअर लॉक जो है वो भी नज़र आ रहा है। तो ये जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखें दूसरी तरफ बाय वॉल्यूम अवेलेबल है, सेल वॉल्यूम भी अवेलेबल है। सो आपके पास बायर और सेलर दोनों बैठे हुए हैं प्रैक्टिकली। इसलिए जो मैं वो जो चीज़ पहले आपको मेंशन की थी कि किस तरह से उसको फैक्टर इन किया जा सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वॉल्यूम का, मेरे ख्याल में वो यहाँ पे लेस एप्लीकेबल है या इतना वो वरीसम नहीं है। बात करेंगे अब ज़रा इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की, उसके लिए मुझे ज़रा स्क्रीन को शिफ्ट करना होगा। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर, दूसरी वाली स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम बेसिकली अब फंड्स की इंडिविजुअल वेबसाइट्स या जो उनका प्रोफाइल है उसको देखेंगे। हमने आपको ऑलरेडी वो दिखा दिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कि कैसे हैं फंड्स, जो 5 फंड्स हैं डिफरेंट। हमने कोशिश की है कि हम अब उनकी इंडिविजुअल जो है वो ज़रा प्रोफाइल को देख सकें। अच्छा, सबसे पहले आपके सामने है ये जो है यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज़ फंड है, ईटीएफ है। अगर आप इसको गौर करें तो ये हम इसकी ज़रा 1 मंथ की परफॉर्मेंस, इसका चार्ट हमने ज़रा देखा है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो डाटा पोर्टल है, ये उससे हम आपको दिखा रहे हैं इस वक़्त। इसके अंदर आप देख सकते हैं इस 1 मंथ के अंदर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 9.73 से 10.3 तक गया है, और हाई जो है वो इस 1 मंथ में अंदर ऑलमोस्ट 10.45 या 47 का जो है वो उसने हाई लगाया है। ये जो ना उसका प्राइस रेंज है। अच्छा, इसके अंदर ज़रा हम चले जाते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करते हैं और हैं क्या। फंड साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का है वो आपके सामने है, 27 मिलियन का है। जो इनका है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 2.610 मिलियन है, मार्केट कैप 26 1000, ये बेसिकली 26 मिलियन में आप इसको देखेंगे, दैट्स गुड। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ज़रा फंड का प्रोफाइल देख लेते हैं। यूबीएल पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर ए ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूटेड बिटवीन यूबीएल फंड मैनेजर्स लिमिटेड एज मैनेजमेंट कंपनी एंड सीडीसी पाकिस्तान एज द ट्रस्टी। यूबीएल फंड जो है वो ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द benchmark index in order to provide the long term capital appreciation and dividends yield to the investors। ठीक है जी, 2 चीज़ें करता है। क्या ऑब्जेक्टिव उसका क्या है कि वो एक तो वो जो बेंचमार्क इंडेक्स है यानी कि 100 इंडेक्स का है, उसको ट्रैक करने के अंदर, और उसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन जो भी होती है वो, प्लस डिविडेंड यील्ड्स के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। द फंड एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 9 कंपनी। सो ये जो है वो टॉप 9 कंपनीज विद हाईएस्ट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ऑफ केसी 100 इंडेक्स के ऊपर इनका फोकस है। इसके अंदर ये जो है, अब ये समझ लें यहाँ पे, दिस इज अ की थिंग कि ये जो यूबीएल फंड है, यूबीएल का जो ईटीएफ है वो बेसिकली 9 कंपनीज के ऊपर फोकस्ड है। वो 9 कंपनीज कौन सी हैं? जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनकी मार्केट कैप जो है वो सबसे टॉप पे है एज फ्री फ्लोट, और इसके अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनीज शामिल नहीं है। अच्छा, मैंने इनकी ये जो वेबसाइट, इन्होंने ये लिंक दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं इसके ऊपर 2-3 दफ़ा जाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो ऑफिशियल लिंक है वहाँ पे जाके हम ज़रा इसकी डिटेल को देख सकें। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये लिंक काम नहीं कर रहा। मैंने और भी तरीके से कुछ सर्च करने की कोशिश की है, बट आई डोंट नो देयर ऑफिशियल लिंक इज़ डाउन, और या वहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। ये एक लिंक रहता है, इसको भी देख लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ मिल जाए तो। इस ब्रोशर के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोशर है। अच्छा जी, ये यूबीएल पाकिस्तान ईटीएफ का है, और यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप देख सकते हैं फ्री फ्लोट कैलकुलेशन का उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं। फ्री फ्लोट के बारे में उन्होंने कैलकुलेशन का फार्मूला भी बता दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी सिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कि वो कैसे करते हैं, ये बेसिकली इस फंड के अंदर जो कंपनीज है वो कैसे सेलेक्ट करते हैं उसका भी आपको बता दिया उन्होंने। बेस बेस पीरियड जो है, चूँकि ये 17 मार्च 2020 के अंदर ये फंड जो है था वो पहली दफ़ा लॉन्च हुआ था।
10,000 इंडेक्स बेस के ऊपर, और इस तरह से उसके सारी उन्होंने कैलकुलेशन दी हुई है। आप जाके इसको डिटेल में, हम ये लिंक जो है वो कोशिश करेंगे कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की उसके अंदर दे दें, सो दैट कि आप इसको थॉरोली आप टाइम जो है वो अपना निकाल के इसको स्टडी करें, और प्रॉपर स्टडी करके फिर जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए को वीडियो के अंदर हर चीज़ या पूरी डिटेल्स डिस्कस करना शायद कई दफ़ा पॉसिबल नहीं होती है। हमारी कोशिश होती है जो की डिटेल्स हैं उसी के अंदर हम रहें। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, ये थोड़ा-सा आप देख लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स इज़ टोटल रिटर्न इंडेक्स, देयरफॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैश डिविडेंड विल बी मेड इफ कंपनी डिक्लेयर 10% कैश डिविडेंड। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर कि कंपनी ने 10% कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो जो यूपीपी 9 इंडेक्स, यानी जो ये फंड है उसका जो इंडेक्स है उसके पॉइंट्स है 11,200 पॉइंट्स हैं। ठीक है? और यूपीपी इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इतनी है, तो जो डिवाइज़र वो बनेगा वो ये बनेगा, यानी इस रेशो से या इस तरीके से जो है वो डिवीज़न होगी। सो अच्छा, इसी के अंदर अब कॉन्स्टिट्यूशन है कि शेयर प्राइस है कि ये है, दूसरे स्टॉक मुख्तलिफ जो इनके स्टॉक्स हैं, तो उसके अंदर अब पूरा एक फ़ॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरी कैलकुलेशन मिलेगी कि एग्ज़ैक्टली वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे होगी, इंडेक्स की जो उनका अपना, चूँकि ये बेसिकली इंडेक्स के है, एक सेल्फ इंडेक्स है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ट्रेडेड फंड है, तो जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, वो सारी जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ए टू ज़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, और उसके अंदर जो है वो कंपनीज़ जो हैं उसका जो डिविडेंड होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आगे कैसे होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अ, यहाँ पे आपको की फिगर्स मिल जाएँगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जनाब, यूबीएल फंड मैनेजर है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हैं जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड्स 2 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। यूबीएल पीएसएक्स इसका इंडेक्स के ऊपर उसका जो बेंचमार्क है वो ये है, यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइजेज़ यूपीपी 9 इंडेक्स को कह रहे हैं इसको। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद बात करें तो इस फंड के अंदर जो है वो कैसे पॉलिसी क्या है इनकी, वो है जी, फंड एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 9 कंपनीज़। जो टॉप 9 कंपनीज़ है, हाईएस्ट फ्री फ्लोट के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऐसी 100 इंडेक्स में से उनके ऊपर ये इन्वेस्ट करते हैं, और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अलावा। मैनेजमेंट फ़ी यहाँ पे आपको, जैसा कि हमने पहले बताया, उसको देख इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना चाहिए। जो 1 साल के जो 0.65% नेट एसेट जो आपके पर एनम है उसके ऊपर है। रिस्क लेवल डेफिनेटली हाई है, चूँकि ये इक्विटी मार्केट की बात हो रही है। ट्रस्टी सीडीसी है, तकरीबन सबका ही आई बिलीव सीडीसी ट्रस्टी रहेगा। लिस्टिंग जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। जो ईवाई है वो इनका आप कह सकते हैं ऑडिटर्स हैं। तो ये इनकी की इन्फॉर्मेशन है, मज़ीद आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये जो पूरा इनका ब्रोशर है, ये हम इसका लिंक जो है वो हम इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा जी, दूसरे फंड्स के ऊपर हम चले जाते हैं। अब दूसरा फंड जो है वो जीएस का आपने आपसे मेंशन किया था, जीएस मोमेंटम फैक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ईएफटी है जी, जीएस मोमेंटम फैक्टर। जीएस मोमेंटम फैक्टर जो है ट्रैक करता है अगेन अपने जो जीएस उनका एक इंडेक्स उन्होंने बनाया है, जीएस फैक्टर मोमेंटम इंडेक्स को, उसको ट्रैक करता है। कंपोज्ड ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मिड लार्ज एंड मिड कैपिटलाइजेशन स्टॉक। वहाँ पे जो था आपने नोट किया था जब हम यूबीएल की बात कर रहे थे, तो यूबीएल जो था वो कर रहा था ट्रैक किसको जनाब, जो टॉप 9 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट के रेफरेंस में, जबकि जेएस जो है वो ट्रैक कर रहा है मिड लार्ज और मिड कैप कंपनीज या स्टॉक्स को, रिलेटिवली हायर परफॉर्मेंस प्राइस मोमेंटम, जिनके अंदर प्राइस मोमेंटम ज़्यादा है रिलेटिवली। ठीक है जी, तो ये उनका बेंचमार्क है, ये क्राइटेरिया, आप इसको चीज़ को समझना चाहिए कि वो कंपनीज की सिलेक्शन कैसे करती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपको अपना रिस्क जो फैक्टर है उसको आप गेज कर सकते हैं। फंड जो है वो 2022 में लॉन्च हुआ जनवरी में। मैनेजमेंट फीस अगर आप देखें तो अप टू 1.5% है। सो अगर आप यहाँ पे देखें 1.5% है। यूबीएल में अगर आप जाके, सॉरी, यूबीएल में जहाँ पे देखेंगे तो 0.65% है। ठीक है? अच्छा, ये क्या किलिंग फैक्टर हो सकता है? ये हम अभी कंक्लूजन जब हम करेंगे तो फिर हम आपको बताएँगे कि ये व्हाई इट शुड नॉट बी, हाउ इट शुड बी कंसिडर, और इसको आपने जब कंसिडरेशन देनी है तो कैसे देनी है। अच्छा, यहाँ पे हो गया जी, ये बेंचमार्क वो उन्होंने ऑलरेडी हमने बता दिया। रिस्क लेवल सबका हाई होगा, कोई इसमें वो डाउट नहीं है, आपका प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीटली एट स्टेक होगा। रीबैलेंसिंग, यहाँ पे आप देखेंगे ये रीबैलेंसिंग 30 डेज, अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे रीबैलेंसिंग का पार्ट हमें नहीं मिला था।
हमने कोशिश की थी कि हम इसको सर्च कर सकें। मज़ीद स्टिल देख लेते हैं अगर रीबैलेंसिंग के ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी, रिकम्पोज़िशन रीबैलेंसिंग का इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, कहते हैं कि इंडेक्स शैल बी रिकम्पोज्ड रीबैलेंस्ड ऑन सेमी एनुअली या क्वार्टरली बेसिस, ठीक है? जो रिकम्पोज़ होगा वो सेमी एनुअली होगा, ये एग्ज़ैक्टली हमने इसकी रिपोर्ट में भी देखा था, और जो क्वार्टरली इनका जो है वो बेसिकली रीबैलेंस होगा। जबकि जिस मोमेंटम जो है वो आफ्टर एवरी 30 डेज़ वो खुद की रीबैलेंसिंग करते हैं, यानी कि उसमें से कंपनीज़ की जो रेशियो है वो चेंज करते हैं। रिकम्पोज़ यानी कंपनी को निकाल देना या कोई स्टॉक को स्क्रिप्ट को निकाल के किसी और स्क्रिप्ट को शामिल करना, वो अभी हम देख लेते हैं। जबकि यूबीएल जो है वो कर रहा है आफ्टर यानी ट्वाइस अ ईयर कह लें सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, टिकर जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हम ऑलरेडी आपको दिखा भी चुके हैं। एएमसी रेटिंग एम2 है, पैकरा इसकी रेटिंग करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की, उसके हिसाब से ये एम2 पे हैं। नेम ऑफ ऑथराइज़ ये जेस कैपिटल और आदम जी इंश्योरेंस जो है, आदम इंश्योरेंस कंपनीज़ वो लिमिटेड जो है वो इनके करते हैं। ट्रस्टी जो है वो सीडीसी जैसे हमने बताया, और इनके भी ऑडिटर जो हैं वो ईवाई हैं, लीगल एडवाइज़र भवानी एंड पार्टनर्स हैं। अच्छा, वो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये आप डिटेल में आप देख सकते हैं कि क्यों खरीदना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है वो क्विकली देख लेते हैं। Our backtest reveal that momentum outperformed the KSE all share index by 6% annualized over 2001-2021। ठीक है जी। जो मोमेंटम और यानी कि जो इंडेक्स का मोमेंटम, जो जो कंपनीज होती हैं जो मोमेंटम क्रिएट कर रही होती हैं, प्राइस का जिनके अंदर मोमेंटम है, ये उनके बेस के ऊपर है। ये आपको हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है बड़ी क्लियरली। सो वो कह रहे हैं कि उनका कहना ये है कि वो 6% के हिसाब से अगर एनुअल उसको किया जाए तो उनका 20 साल का जो उन्होंने पीछे बैक टेस्ट किया है वो 6% आउट परफॉर्म करती है। ओवर द पीरियड कैसी आल शेयर हैज रिटर्न 19% per annum. The strategy has sharp ratio of 1.59 versus 1.25 for the KSE All Share Index. The strategy adequately compensates for the additional risk taken by delivering additional return. So ये जो है ये रेशो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनी डिवाइस करते हैं कि जो इंडेक्स के अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्राइस को मूव कर रहे होते हैं कंपनीज जो हैं, वो उनके हिसाब से वो खुद को लेके चल रहे हैं। आउट ऑफ 240 मंथ्स, क्योंकि ये 20 साल का उन्होंने डाटा की बात की है यहाँ पे। सो 12 को अगर आप मंथ दे लें तो 20 से ज़रूर दे लें तो आपको 240 मिल जाएगा। 240 मंथ्स का जो उन्होंने बैक टेस्टिंग की है उसके हिसाब से जो स्ट्रेटेजी है वो 51% टाइम जो है वो आउट परफॉर्म करती है, विच इज़ वेरी गुड। ऑन द एवरेज स्ट्रेटेजी रिटर्न्स 5.1% पॉजिटिव इन पॉजिटिव मंथ्स एंड डिक्लाइन 3.4%। सो 5.1% जो मंथ्स होंगे उनके अंदर आपको पॉजिटिव मिलेगा, 3.4% जो है वो ऐसे मंथ भी आएंगे जब नेगेटिव रिटर्न्स आ रहा होगा, जो कि ऑफ कोर्स ट्रेडिंग का या जो एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। दोनों साइड पे आपको अवेयर होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या हैं जनाब, वो क्विकली देख लो। कैप्चरिंग कॉन्स्टिट्यूट आउट परफॉर्मर्स, सीधा सीधा जो सबसे बेहतर परफॉर्मर होते हैं उन्हीं के ऊपर इनका फोकस होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो उन्होंने क्लियरली बताया उनका जो करते हैं वो। पेयरिंग मोमेंटम विद अदर स्ट्रेटेजी, अब स्ट्रेटेजी को डेफिनेटली ये बेहतर कर रहे हैं वो, चूँकि वो मैनेज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रेटेजी को आप देखें वो कैप्चर कर रहे हैं, ना सिर्फ के वो प्राइस मोमेंटम को बल्कि इंडेक्स की जो है उसको भी इनकैप्सुलेट कर रहे होते हैं। रूल्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, ऑफ कोर्स जी, कम्पिटिटिव रिटर्न्स। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यस मोमेंटम फैक्टर इंडेक्स जो है इसके अंदर वेटेज को देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये इसकी इनके करंट है। करंटली इनके अगर हम फंड की बात करें तो इस वक्त टीआरजी 18.7% है। आपने देखा अच्छा रिटर्न आया वहाँ से। आपको डेफिनेटली गेज कर सकते हैं कि ये टीआरजी ने ऑलमोस्ट 30-40 रुपए जो है वो एक महीने के अंदर जंप किया। ओजीडीसी, पीएसओ, एवेंसियन, एसएनजीपी, पीपीएल्स, एसएनजीपी ने भी आपको आइडिया है कि कितना अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल अगर आप सारी कंपनीज को देख लें, ये बेसिकली जो 100% बनता है वो इन सारे परसेंटेजेस की बुनियाद पे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और ये जो है, ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज की रेशियो सारी आपको नज़र आ रही है इन कंपनीज़ की, एमईबीएल है, लॉटकैम है, एपीएल है, इन सब की ये जो रेशियो है ये मंथली वो चेंज करते हैं। वो आपको यहाँ पे बता भी दे, मेथोडोलॉजी उन्होंने नीचे दे दी, आप देख लें। जीएस मोमेंटम फैक्टर इंडेक्स मेथोडोलॉजी बड़ी डिटेल में उन्होंने आपको समझा दिया है कैसे होता है, और ये सिंपल सा उन्होंने एक स्नैपशॉट में भी दिया है। कैसी आल इंडेक्स शेयर है, उसके अंदर से वो स्टॉक सिलेक्शन कर, स्क्रीन फॉर लिक्विडिटी एंड फ्री फ्लोट।
असाइंड मोमेंटम स्कोर, स्कोरिंग करते हैं कि जिसके अंदर प्राइस मोमेंटम जो है वो उनको मिलता है। उसके बाद सेकंड फैक्टर वो डालते हैं, टॉप 10 स्टॉक्स जो होते हैं उसमें से वो सिलेक्ट कर लेते हैं, रीबैलेंसिंग वो करते हैं और रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है मंथली करते हैं जनाब, ठीक है। वो क्वार्टरली और रीबैलेंसिंग कर रहे होते हैं यूबीएल वाले, और कह लें कि बाय एनुअली या ट्वाइस अ ईयर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वेयर एज ये जो है ये एवरी मंथ कर रहे होते हैं और हर महीने जो है सो ये बहुत एक्टिव है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको फैक्टर थोड़ा सा दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आएगा। वो जो 1.5% फ़ी नज़र आ रही है जो कि ऑलमोस्ट डबल है। इनफैक्ट अगर यहाँ से अगर जब हम ये जो हम देख रहे थे यहाँ पे यूबीएल की जो हम देख रहे थे वो हमें 0.65% मिल रही थी। जेएस की जो थी वो 1.5% मैनेजमेंट फ़ी मिल रही थी। लेकिन वो जो है वो आपको काम करके दे रहे हैं क्वार्टरली और बाई एनुअली। यहाँ पे हर महीने की 5 तारीख को उनका फंड मैनेजिंग टीम बैठती है और वो रीबैलेंसिंग करती है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करती है। कुछ कंपनीज़ को निकाल देती है, कुछ कंपनीज़ की रेशो बढ़ा देती है, कुछ कंपनीज़ की रेशो कम कर देती है। सो ये जो है साल के 12 महीने बेसिकली आपको एक्टिवली आप जो बेसिक डबल फीस बेशक पे कर रहे हैं यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, लेकिन यहाँ पे आपको अगर काम के पर्सपेक्टिव में देखें, जो वहाँ पे क्वार्टरली हो रहा है मिनिमम, वो यहाँ पे हर मंथ हो रहा है। सो आई मीन इफ वी कंपेयर इट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वर्क दे आर डिलीवरिंग। सो उसकी कॉस्ट डबल होने के बावजूद जो है वो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। कहने का मतलब ये है, दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन अगेन, बट दिस इज हाउ वी एनालाइज के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो क्या, उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या नजर आएगा, और मेरे ख्याल में ये उसका इम्पैक्ट आप नजर आएगा भी। उसकी वजह ये है कि वो एक्टिवली उसको मैनेज कर रहे हैं और एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होपफुली ये जो था ये आपके लिए, बाकी जो है ये लिंक हम दे रहे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, ये नेव का जो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आप देखेंगे 28 अगस्त को जो है 8.91 पे क्लोजिंग आपको नज़र आ रही है, और उसके अलावा अगर आप बात करें 25 अगस्त की तो ये 9.13 था, ये प्राइस नीचे गई है इसका मतलब है। और ये नेव जो चूँकि सारा दिन चेंज हो रही थी, एंड ऑफ द डे की आपके पास नेव शो कर रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, हमारे पास तीसरा फंड है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। मिज़ान का फंड है जी, ये मिज़ान का ईटीएफ है। इस मिज़ान ईटीएफ जो है इसकी पूरी वीडियो बाकी डिटेल्स यहाँ पे हैं, लिंक हम आपसे शेयर कर देंगे। क्विकली हम इसके अंदर जाएंगे, और ये आप पहले सबसे नेव राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। डे एंड नेव जो था 8.0342 था, 8.04 के ऊपर गया भी था, और ये उसकी सारी बाकी तफसील है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो शरिया कंप्लाइंट है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। पिछले दोनों जो फंड यूबीआर और हमने देखे थे उसके अंदर शरिया कंप्लायंट वाला फैक्टर नहीं था। सो इफ यू आर इनटू ओनली शरिया कंप्लायंट, यू आर willing to invest in them, so then it is for you definitely. Trader fund that aims to provide investors an opportunity to track the performance of Mizan Pakistan index that has been constituted and is maintained by the management company and comprises of Sharia compliant equity securities selected by with a high consideration towards the market capitalization. अच्छा, दो फैक्टर्स हैं जी, और ट्रेडेड वैल्यू। 3 फैक्टर अब आपके पास आ गए। नंबर 1 आ गया जनाब, अब आपके पास लेट मी हाइलाइट दिस वन इफ आई हैव एन ऑप्शन, नो, ओके, एनीवेज। सो पहला फैक्टर शरिया कंप्लाइंट है जनाब, दूसरा फैक्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंसिडर करते हैं, और तीसरा ट्रेडेड वैल्यू। मजीद नीचे जाएंगे तो डेफिनेटली ये उसका पूरा प्रोसीजर जिस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे जो है यूबीएल ने भी, जेएस ने भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मिजान ने भी डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन किया होगा। द इंडेक्स विल कंस्टिट्यूट ऑफ सिलेक्टेड लिक्विड स्टॉक्स इन अकॉर्डेंस विद केएमआई 30 इंडेक्स। ये जो आपको पता है जो इनका केएमआई 30 इंडेक्स है, उसके ऊपर जो है वो लिक्विड स्टॉक्स के अंदर जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, विच विल बी ड्राइव थ्रू ए सिक्योरिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया। उनका एक क्राइटेरिया है, वो देखने की कोशिश करेंगे शायद यहाँ पे हमें मिल जाए और हम उसको एनालाइज कर सकें या उसको अंडरस्टैंड कर सकें मजीद। इन ऑर्डर टू अचीव द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे उसके हिसाब से वो फिर सेलेक्ट करेंगे। फंड मैनेजर शैल मॉनिटर द परफॉर्मेंस, और बाकी वो जो है वो इंडेक्स के हिसाब से वो करते हैं। बेनिफिट्स उन्होंने बताए हैं। लोअर फी स्ट्रक्चर है जनाब, वो डेफिनेटली आपको भले हमने डिस्कस कर लिया है कि जो एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ्स की जो मैनेजमेंट फी है वो डेफिनेटली लो होती है। एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज, इंस्टेड ऑफ के आप एक सिक्योरिटी में जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम जेस में देख रहे थे, तो उनके कॉन्स्टिट्यूट अगर आप बात कर लें कि मैं अगर यहाँ पे सिस्टम को खरीदना चाहूँ, तो सिस्टम के मुझे 10 अगर शेयर खरीदने हैं, तो उसके लिए मुझे अगर जो लास्ट प्राइस है 382 या 383 रफली जो प्राइस थी, अगर उसके ऊपर मुझे खरीदना है तो मुझे तकरीबन 38,000 3000
से ज़्यादा रुपया चाहिए। हाउएवर अगर मैं इसकी जो प्राइस देखूँ, लेकिन मैं इसका पार्शियल खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 1000 इसका खरीदना चाहूँ तो उतने में मैं 1000 जो है वो बेसिकली इस ईटीएफ का खरीद सकता हूँ, सेम वैल्यू के अंदर। सो दैट्स द डिफरेंस आपको मिलता है, क्योंकि आप इसके अंदर पोर्शन खरीद रहे होते हैं और बकेट के अंदर चूँकि आ रहा होता है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ट्रेड्स लाइक स्टॉक ऑफ कोर्स वो आप जानते हैं, वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन। ट्रांसपेरेंसी ऑफ होल्डिंग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फंड क्या होल्ड कर रहा है। ये म्यूचुअल फंड से इस लिहाज से ईटीएफ बहुत इम्पोर्टेंटली और क्लियरली डिफरेंस है कि जो म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट है वो क्वार्टरली आती है, जो बाइंडिंग रिक्वायरमेंट है वो है। उनके लिए रिपोर्ट्स इश्यू करना मस्ट है, लेकिन ईटीएफ के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल जो है वो आपको कंटिन्यूअसली वो मंथली या जब भी वो रिबैलेंसिंग करते हैं उनके लिए मस्ट है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करें। अगर आप फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो डाटा पोर्टल, अगर आप इसके ऊपर आप जाएँ तो यहाँ पे आप जाके अदर्स में जाएँगे तो यहाँ पे आप देखें ये नज़र भी आ जाएँगे आपको डिफरेंट जो उनके हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट बैलेंसिंग उन्होंने की थी रिकम्पोजिशन की थी, वो नवंबर 2021 की हमें नज़र आ रही है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ये उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, जितने भी ट्रैक सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको उन्होंने अंडर सेक्शन जो सिक्योरिटीज एक्ट है 96 का जो सेक्शन है 96 सेक्शन है एक्ट ऑफ 2015 जिसके अंदर जो है वो नोटिफाई करना होता है। वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो रिकम्पोजिशन कर रहे हैं इफेक्टिव टुडे 2 नवंबर 2021। सो ये जो फैक्टर है ये बेसिकली बाकी जगह पे आपको शायद नहीं, जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें डिलेड मिलता है, या उसके अंदर इस तरह से इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी आपको नहीं हो रही होती लाइव। स्पेशली आपको अगर आप बात करें तो ये मोर लाइव आपको विजिबिलिटी दे रहे होते हैं। मीज़ान के क्या फ़वायद है इन स्पेसिफिक ईटीएफ वो खुद बता रहे हैं, इसलिए आपने खुद इसके ऊपर सर्च करनी है। डेफिनेटली हर किसी को अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर लगती है, और हम फिर भी इसको देख लेते हैं। डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, शरिया कंप्लाइंट है, ट्रेड इजीली हो जाता है स्टॉक मार्केट में ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, कोई मसला नहीं है। उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड्स का जो मैनेजर उससे रब्ता नहीं करना पड़ेगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बैक एंड पे जो है प्रोफेशनल टीम बैठी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की सूरत में, और पूरी जो एक फंड मैनेजमेंट टीम है वो बैठी होती है जो बेसिकली उसको सारा देख रही होती है। रिस्क प्रोफाइल ऑफ कोर्स ये हमने पहले आपको बताया कि ये बिल्कुल हायर ही रहेगा, उसकी में कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये उसके की फैक्टर्स हैं, इस्लामिक इक्विटीज़ हैं, ये लॉन्च हुआ था जी 2020 में। सबसे अगर अभी तक हमने तीसरा फंड ये देख रहे हैं तो इसमें सबसे न्यूएस्ट जो है वो जेस का है। ये अगर पिछले यूबीएल और ये दोनों जो है 2020 की अराइवल है। यूबीएल इससे भी पुराना है, जनवरी 2020 का है, ये अक्टूबर 2020 के अंदर लॉन्च हुआ था। मैनेजमेंट फीस अगर की बात कर लें तो ये 0.5% है। सो दे आर बीटिंग द फीस विद बोथ। अगर आप बात करें यूबीएल की फीस 0.65% थी, यूबीएल की फीस जो थी 0.65% थी, और जो फीस आई थी अल्लाह आपका भला करे जनाब, इसके अंदर ये देखें जनाब 0.65% है। जीएस की जो थी 1.5% थी, और जहाँ तक जी ये अप टू 1.5% है। मीज़ान की अब हम बात कर लें तो 0.5% आ रही है। एक्सपेंस रेशियो जो है 2.5% अलाउड बाय एससीपी। अच्छा, ये एक्सपेंस रेशियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़रा ख्याल करने की ज़रूरत है। ये वो हिडन सॉर्ट ऑफ फीस आएगी, आपको नहीं होगा पता होगा, लेकिन बार ये दैट्स देयर। सो ये अगेन एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम क्लियरली जो एक सामने में फ़ी नज़र आ रही होगी हम उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंस रेशियो जो हमारे सामने। सो ये जो एक्सपेंस रेशियो ये क्वाइट हाई नज़र आ रही है। हम आपको याद होगा जैसे वीडियो के शुरू के अंदर जब हम ग्लोबल जो डिस्कस कर रहे थे, जो ग्लोबल फैक्टर्स को जब हम देख रहे थे, तो वहाँ पे बड़ी डिटेल के अंदर नज़र आया था कि क्या फैक्टर्स हैं, और वहाँ पे हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 1.23% रफली जो है वो फीस है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.23%, 0.22% के करीब है, जो ग्लोबल बेंचमार्क है। रीबैलेंसिंग जो है एटलीस्ट वंस सेमी एनुअली, सो वेरी रिकॉन्स्टिट्यूशन भी सेमी एनुअली है, मतलब वो तो है ही साल में 2 दफ़ा, और जो रीबैलेंसिंग है वो भी साल में सिर्फ ऑलमोस्ट एटलीस्ट जो है उन्होंने लिखा हुआ है। सो दो उससे ज़्यादा दफ़ा भी हो सकती है, लेकिन बार उन्होंने कहा कि 1 दफ़ा साल में कम से कम हम 2 दफ़ा करेंगे। तो इसलिए जो है वो अगेन जीएस आप
देख लें, उसकी फ़ीस हाई है लेकिन वो आपके लिए काम भी कर रहे हैं। अगेन ऑफ कोर्स शरिया कंप्लायंट का फैक्टर यहाँ पे बहुत है। अच्छा ये जो है ये 31 दिसंबर को जो लास्ट उन्होंने रीबैलेंसिंग की है उसके मुताबिक, अच्छा यहाँ पे आपको परसेंटेजेस नज़र नहीं आ रही एज़ कम्पेयर टू जेएस, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली परसेंटेज दिया है कि जनाब ये हमारी इस वक़्त की वेटेज है और ये होल्डिंग्स है। अगेन यहाँ पे आपको बता रहा है कि लक उनके पास है, पीपीएल, डीजी खान, एमएलसीएफ है, ओजीडीसी है, पीएसओ है, सर्ल, आईएसएल है, एंग्रो है, यूनिटी है, ईएफईआरटी है, पीओएल है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि कितनी-कितनी परसेंटेजेस वो होल्ड करें। लॉट साइज़ 500 ईटीएफ शेयर्स, वो जो उनका साइज़ है, जो ट्रेडेड फंड का होता है, ये वो साइज़ है। कट ऑफ टाइम और पीएसएक्स के आवर्स हैं और बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है। लिंक इसका भी हम आपको नीचे दे देंगे। आप थॉरोली इसको गो थ्रू करें, अंडरस्टैंड करें और अगर आपको समझ आए तो ज़रूर इनमें इन्वेस्ट करें। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेकंड लास्ट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का फंड है जनाब, ईटीएफ है। देख लेते हैं इसको भी क्विकली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, ब्लू चिप का शेयर्स, ओके जी, अच्छा। सो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो इनका बड़ा क्लियर है जी। मेथोडोलॉजी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मैनेजमेंट कंपनी। ट्रैक करते हैं इसको अपने बेंचमार्क इंडेक्स को और कैसे करते हैं, फंड कैप, अच्छा करते क्या है ये, मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, ब्लू चिप कंपनीज के अंदर जो है वो करते हैं अक्रॉस 7 सेक्टर इनका है। 15 ब्लू चिप कंपनीज हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखें, जो यूबीएल था उनकी नंबर ऑफ कंपनीज 9 थी। जेएस की कंपनीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 10 कंपनीज में कर रहा है। मीज़ान के अंदर अगर हम बात करें तो मीज़ान के अंदर जो लास्ट अपडेट है वो ऑलमोस्ट 12 कंपनीज हैं। नेशनल बैंक 15 ब्लू चिप कंपनीज में है, 7 डिफरेंट सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और परफॉर्म उसको यानी उसके उसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन फैक्टर है, उसके अंदर लिक्विडिटी और वॉल्यूम का फैक्टर है एज कम्पेयर टू अदर 3। ओके, मज़ीद जो है बेनिफिट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट सभी के अंदर। जो की डिफरेंस है वो यहीं पे आ रहा है कि 7 सेक्टर्स हैं, 15 डिफरेंट नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो आप देखें कि हर एक के अंदर है। बाकी जो सब में डेफिनेटली प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट टीम्स हैं वो बैठी होती हैं। वी विल नॉट गो इनटू द, अच्छा मैनेजमेंट फ़ी जो है वो हम एक की फैक्टर देख रहे थे, जो बाकी सब में है वो 0.75% यहाँ पे है। यूबीएल का 0.65% था, जेस का जो था वो 1.5% था और जो निज़ाम बैंक का था वो 0.5% था, लेकिन 2.5% उन्होंने वो एक्सपेंस रेशियो के लिए रखा हुआ है अलग से। इसके अंदर जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि मैनेज उसको कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ के वो कब-कब रीबैलेंसिंग करते हैं। हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी फाइंड आउट इफ वी कैन फाइंड आउट। नेव जो है वो आपको हमने ऑलरेडी बता दिया और 9.87 है। 9.77 जो लास्ट इसका आया है 27 अगस्त या 26 अगस्त जो उनका टाइम आ रहा है 9.88 26 का था। उसके बाद ये 9.87 पे गया। नॉट ह्यूज फ्लक्चुएशन जितनी आप बाकी में देख रहे हैं उतनी नहीं है इसके अंदर। मज़ीद देख लेते हैं, अगर हमारा फोकस जो है वो हम ये समझना चाह रहे हैं जो की चीज़ कि वो रीबैलेंसिंग कब-कब करते हैं। अ, तो यहाँ पे 0.75% ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जो की चीज़ है देखने की वो रीबैलेंसिंग है कि ये रीबैलेंसिंग कब करते हैं। अपैरेंटली जो हमें लग रहा है कि शायद ये रीबैलेंसिंग अगेन जो है चूँकि इनकी जो फ़ी है वो बहुत कम है तो ये शायद क्वार्टरली और या फिर सेमी एनुअली करते हों। जो हमें नज़र यहाँ पे अभी तक हम इसकी रीबैलेंसिंग की इंफॉर्मेशन को ट्रैक नहीं कर पाए। अ, नहीं जी, यहाँ पे कुछ क्लियरली नहीं दिया हुआ। मज़ीद इसको देखना पड़ेगा डेफ़िनेटली, या इनके फंड मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके चेक किया जा सकता है कि वो कब-कब रीबैलेंसिंग या जो है इसको करते हैं। इसको चेक यानी इसकी जो फंड के अंदर क्या शामिल है। अच्छा यहाँ पे आपको वो भी नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली जो हम आपसे बात कर रहे थे कि वो किन कंपनीज़ की कंपोज़िशन क्या है इनकी, वो भी यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही। इसके अंदर देख लेते हैं रीबैलेंसिंग अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 21 को की है इन्होंने लास्ट। सो अपैरेंटली साल में शायद फिर ये एक दफ़ा ही कर रहे हैं, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो
हमें जो नज़र आ रहा है कि वो शायद साल में, क्योंकि अगस्त में आई, अगर तो ये सेमी एनुअल करते तो दे शुड हैव डन इन नवंबर 2021 जो बाकियों ने किया, या लेकिन अपेरेंटली ये साल में एक दफ़ा ही कर रहे हैं। सो अगेन ये एक और डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, अब तक ये अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा जी, ये लास्ट फंड को हम देख लेते हैं। एनआईटी का है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड लिमिटेड का है। इनकी भी बहुत डिटेल के अंदर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेव इनका बहुत एज कम्पेयर टू बाकियों के आप देखें ऊपर है। ओन्स अंडरलाइंग एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऑफर्स इन्वेस्टर्स। अच्छा, ये जो है वो मुख्तलिफ बॉन्ड्स और बाकी भी होल्ड करते हैं। बेनिफिट्स सेम है जनाब, लो मैनेजमेंट फ़ी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, नो मिनिमम होल्डिंग पीरियड, डेफिनेटली कम्पिटिटिव रिटर्न्स हैं, ईज़ ऑफ रिडम्पशन, वो जो हमने नो पेनल्टी ऑन विथड्रॉल, ईज़ी इनकैशमेंट, आपको पता है कि सिंपल आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ हम यहाँ पे अगेन जो फैक्टर इन देखने का है वो सिंपल है कि हम ये करते एक्चुअली क्या, किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, एक 10 रुपी यूनिट गिव्स जो, अच्छा ये इनका जो वो एक्सपोज़र है उसके हिसाब से ये बात कर रहे हैं, एट लीस्ट 50% ऑफ मार्केट कैपिटलाइज़ेशन ऑफ केएससी 100 इंडेक्स, 6 मेजर सेक्टर्स ऑफ, अच्छा ये उनमें 6 मेजर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं एज़ पर करंट क्राइटेरिया, जिसके अंदर बैंक्स शामिल हैं, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन है, सीमेंट है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है। और 14 जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, करंट क्राइटेरिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और करंट होल्डिंग्स में इनके एचबीएल है, एंग्रो है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, एमसीबी, हपको, यूबीएल, एफएफसी, पीओएल, बीएचएल, लक, पीएसओ, दावा, ईएफई, आरटी शामिल हैं। ये इनकी ये करंट जो है वो है। फंड फैक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, ये इनकी मैनेजमेंट फीस सबसे कम नज़र आ रही है, 0.4% है, 0.5% नेशनल बैंक की थी, 0.75% नेशनल बैंक की थी, मीज़ान की 0.5% आई थी, अगर जो हमने देखा था, अपार्ट फ्रॉम जो एक्सपेंस रेशियो है। जेएस मोमेंटम जो था 1.5% सबसे महंगा था। यूबीएल की जो थी वो जो हम यहाँ पे देख रहे थे वो 0.65% की थी। सो सबसे कम 0.44% एनआईटी की मैनेजमेंट फी है। प्राइसिंग मैकेनिज्म हिस्टोरिकल बेस के ऊपर है। बेंचमार्क एनआईटी गेटवे इंडेक्स है जनाब इसके अंदर। सो की इंफॉर्मेशन, अच्छा रिटर्न की उन्होंने दिया हुआ है, इनका इंटरेस्टिंग है। 21 का जो इनका रिटर्न है, जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न 8.76% था, और 21 में 24.1% था, और इनका इस फंड का जो रिटर्न था 19.71% था, और 7.21% 2020 में था। अच्छा, ये कम आपको नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बेंच मार्क, लेकिन ये आपको एक्सपोज़र एक तो दे देता है, इस वजह से ये ज़्यादा सेफ़र भी समझा जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाकी जो है वो इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक हम नीचे हम दे देंगे सो दैट कि आप इसको क्लियरली गो थ्रू कर सकें। अच्छा, इस सारी डिस्कशन के अंदर जो हमने फैक्टर्स जो शामिल किए हैं, वापस चलते हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर दूसरी वाली पे। अ, अच्छा जी, अब यहाँ पे अब हम आ गए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो के अंदर हमने तकरीबन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ी जो अपेरेंटली पर एनम लग रही है वो जेएस की लग रही है। लेकिन जेएस एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव फंड मैनेजर है, इन टर्म्स के वो हर महीने जो है 5 तारीख को वो अपनी रीबैलेंसिंग या रिकम्पोज़िशन करते हैं, उसके अंदर कंपनीज़ को ऐड करते हैं, उनकी कंपोज़िशन चेंज करते हैं, परसेंटेज आगे-पीछे करते हैं। एक होल्डिंग जो होती है उनकी, दूसरी जो है ये जो है ये उनको बेसिकली सबसे मुमताज़ इसलिए हासिल कर देती है कि अगर मैं थोड़ा-सा मुझे मैनेजमेंट फ़ी शायद इतनी प्रॉब्लम, अगर मुझे पॉइंट डबल बाकियों से मैं ऑलमोस्ट पे कर रहा हूँ, अगर मैं एज़ अ इन्वेस्टर बात करूँ। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, अगेन आई एम नॉट एडवाइजिंग, और ना ही इट इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। लेकिन आई एम ओके टू पे हायर फी अगर मुझे उसके अगेंस्ट बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर आई मीन अगर कोई एजेंट जो है वो या ब्रोकर जो है वो मुझे अच्छी सर्विस दे रहा है और मेरे से थोड़ा-सा ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो मैं उसको प्रेफ़र डेफ़िनेटली करूँगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। आपने देखा कि जेएस जो है वो 1.5% चार्ज कर रहा है, मीज़ान जो है नीचे मीज़ान वाले जो हैं वो 0.75% चार्ज कर रहे हैं। नेशनल बैंक 0.5% रफली चार्ज कर रहा है, एनआईटीजी 0.4% चार्ज कर रहा है, यूबीएल 0.65% चार्ज कर रहा है, मीज़ान के अंदर 2.35% या 2.25% रफली जो है वो एक्सपेंस रेशियो भी अलग से है जो उनको अलाउड है, और ये शरिया कंप्लायंट है। सो अगर आप शरिया कंप्लायंट में रहना चाहते हैं तो देन ओनली दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1।
हाउएवर इफ नॉट देन आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, आप इसमें भी जा सकते हैं, बाकी में भी जा सकते हैं। जो की फैक्टर है वो एनआईटी जो साल में जो है वो सिर्फ एक दफ़ा अपने पोर्टफोलियो को रिकम्पोज़ कर रहा है, रिकम्पोज़िशन कर रहा है, बाकी जो है वो साल में 2 दफ़ा वो रिकम्पोज़ या रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑन एवरेज, ठीक है जी? और बाकी रिकॉन्स्टिट्यूट जो है वो एनुअली या क्वार्टरली करते हैं। अगर हम बात करें जनाब यूबीएल की, तो वो क्वार्टरली करते हैं, बाकी जो है वो अगेन बाकी तीनों जो है वो सेमी एनुअली, इन साल में 2 दफ़ा वो बैठ के वो बैठेंगी टीम और वो रिकम्पोज़ करेंगे। जेएस जो है वो हर महीने 5 तारीख को बैठते हैं और अपने फंड का जायज़ा लेते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, कंपनीज़ को निकाल देते हैं, कंपनीज़ को ऐड कर देते हैं। तो ये जो है बड़ी डायनामिक्स बेसिकली आपको एक्टिव दे रही है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी फंड्स हैं। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इनके लिंक्स हम सारे फंड्स के नीचे शेयर कर देते हैं। उम्मीद है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये एक जो न्यू सेक्टर डेवलप हो रहा है, जो एक न्यू एसेट क्लास बेसिकली हम इसको समझते हैं, ये जो आ रही है, इसके मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इसके अंदर अब आपके लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए चांसेस बन जाएँगे। वीडियो बहुत लंबी थी, लेकिन ज़रूरी था कि हम इसके अंदर जितनी भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ओवरऑल ईटीएफ से रिलेटेड, और हम उसको शेयर करें, उनको कंपेयर करें। हमारी कोशिश थी कि मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रैब किया जा सके, उसको कंपेयर किया जा सके और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन किसी हद तक वैल्यूएबल साबित हो। और अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ये वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। और अगर कोई फीडबैक हो, सेशन हो, तो फिर तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।